Hello everyone, this is NCERT class 6th history chapter number 2 from hunting gathering to growing food part 2. In this video we will start from page number 16, a changing environment. Around 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world with a shift of relatively warm conditions. लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जो जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ गई जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली का भोजन भी महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, खेती और पशुपालन की शुरुआत किस तरीके से हुई? दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinents. Man, women and children probably collect these grains as food and learned where they grew and when they ripened. इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। People could also attract them and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. Often people protected these animals for attract by other wild animals. This is how they become herder. इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करना शुरू कर दिया और उन्हें पालतू बनाया होगा। और इससे सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्सुक करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते हैं और ज़्यादातर घास खाते हैं। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड? क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया था? तो ये एक आपके लिए सवाल है, आप इसका आंसर डिस्क्रिप्शन उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर डेमोन्स्टिकेशन। हाँ, ये है डोमेस्टिकेशन। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की क्रिया का नाम दिया गया है डेमोन्स्टिकेशन। और अपनाए गए ये जो पौधे हैं तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिसके बीमार होने की
संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। Among animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. For example, the teeth of and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. और इसी तरह से उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषक के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। इन दांतों को देखिए, यहाँ पर जो दांत गिवन है पिक्चर में यहाँ पर, और इनमें से कौन सा दांत जंगली सुअर का है और कौन सा दांत पालतू सुअर का है, ये आप पता लगा सकते हैं। बसने की जो क्रिया जो थी, डोमेस्टिकेशन की जो क्रिया थी, वो प्रक्रिया पूरे देश में धीरे धीरे चलती रही है। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल में गेहूं और जौ आते हैं, और उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नवीन जीवन शैली। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। आप किसी भी पौधे के बीज को बोकर देखो तो आपको पता चलेगा कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, उसको ग्रो होने में टाइम लगता है। इसमें कुछ दिनों, महीनों या फिर साल तक का समय लग जाता है। और पहले वो बीज होता है, फिर खाद के रूप में आता है, फिर उपहार के रूप में आता है, और फिर भंडारण के लिए जाता है। तो इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगते हैं तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, और पौधों की सिंचाई करने, और जानवरों को और चिड़िया और उनसे सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। इसमें कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। तो इस तरीके से जो आरंभिक लोग हैं वो काम किया करते थे। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टॉकिंग इट। और अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, स्टॉक करना। इसलिए लोगों को इसके भंडारण जो थे उनकी बात सोचनी पड़ी, मतलब उनको कलेक्ट करने की बात। बहुत से इलाकों में क्या हुआ, लोगों ने क्ले पॉट्स बनाए, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, और टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। तो इस तरीके से किया। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का यहाँ पर आंसर आपको देना है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। स्टोरिंग एनिमल्स, यहाँ पर है जो जानवर हैं वो चलते फिरते खाद्य भंडार थे, जैसे कि एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। बिसाइड्स, if they are looked after carefully, they provide milk, which is as important source of food and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. जानवर बच्चे देते हैं और जिनसे उनकी जनसंख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है, और जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिलता है, और आज जानवरों का उपयोग किस लिए हो रहा है, ये हम आपको क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में बताएंगे। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। टर्न टू मैप 2, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पर जो मैप है उसमें देखना है, क्या आपको नीले कलर के जो स्क्वायर हैं वो नज़र आ रहे हैं।
पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको शुरुआती कृषकों और पशुपालक के होने का साक्ष्य मिलता है। मतलब वो ही जो थे वो ही शुरुआती कृषक और पशुपालक थे। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पश्चिम क्षेत्र में है, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। टू फाइंड आउट वेदर these sites were settlement of farmer and herder, scientists study evidence of plants and animal bone. One of the most exciting finds include remains of the burnt grain. वास्तव में ये जो स्थान है वो कृषकों और पशुपालक की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए, इसे पता लगाने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के जो नमूने हैं उनका वो अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिलते हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी उनकी पहचान कर सकते हैं। आगे है स्थायी जीवन की ओर, मतलब टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर है, जो कि बुर्ज होम प्रेजेंट डे कश्मीर। वहाँ के जो लोग हैं गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ड्रॉ अ पिट हाउस, एक ड्रॉ करना है गर्तवास का पिक्चर। ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे बच्चे सभी। एंड स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर एंड और जो इनमें से जो कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं और इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिसकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है और ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल पहले भी जो ओखली और मूसल है उसका प्रयोग किया जाता है अनाज पीसने के लिए। और उसी तरह प्राचीन युग के औजारों का निर्माण और प्रयोग था वो लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये यहाँ पर गिवन है हमें नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, न्यू स्टोन्स। Many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grain like rice, wheat, and lentils that now become an important part of the diet. नवपाषाण युग है उसके जो पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। Did these change everywhere and all at once? Now, not quite. In many areas, men and women still continued to hunt and gather food, and else ever people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases, people try to combine these activities doing different things during different seasons. और
क्या ये जो परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ये क्या परिवर्तन सभी एक साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और जहाँ भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। क्लोजर लुक लिविंग एंड ड्राइंग इन मेहरगढ़। यहाँ पर है बिल्कुल एकदम सूक्ष्म निरीक्षण, बिल्कुल बारीकी से किया हुआ निरीक्षण जो मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु का है। लिविंग एंड डाइंग मेहरगढ़। पेज नंबर 13 पर जो चित्र है उस जो है मैप, उसमें मेहरगढ़ सर्च करना है और यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ जो है संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। Others find at Mehergarh include remain of the square or rectangular houses. Each house has 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसी जंगली जानवरों तथा भेड़ों और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ के इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते हैं। यहाँ पर पिक्चर में मेहरगढ़ के चित्र दिए गए हैं। मेहरगढ़ में घर शायद ऐसे दिखते होंगे और ये मेहरगढ़ की पिक्चर दी हुई है, ठीक है। और आगे यहाँ पर मेहरगढ़ की कब्र का चित्र दिया गया है। यहाँ पर बकरी का कंकाल, यह है बकरी का कंकाल है, ये है कब्र का चित्र। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in belief that there is some form of life after that. इसके बाद मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक जो थे मर जाते थे, उनके सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ऐसा मानना था। अगला यहाँ पर पेज नंबर 21 पर फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी है। तो यहाँ पर है अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढना है और यह चित्र जो है फ्रांस की एक गुफा है और ये इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे और इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों जैसे गहरे चमकीले रंगों से चित्रित इनको किया गया है। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम ये किससे बनाए गए थे? मिनरल्स लाइक ऑर्स और आयरन और चारकोल। ये जो रंग है, इनके रंग को चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया था और संभवतः यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है। नेक्स्ट यहाँ पर है नवपाषाणिक पुरास्थल। तो यहाँ पर एटलस में तुर्की ढूंढना है ना। और नवपाषाण युग में सबसे पहले पुरास्थल में एक चताल ह्यूब तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों के कई चीज़ें यहाँ पर लाई जाती हैं और उनका उपयोग किया जाता है, जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ,
और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि यह जो है उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद ही जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर we will discuss in my next video. So keep watching and stay tuned to our channel. Thank you and have a nice day.